हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय लेक्चर सीरीज ऑफ इकोनॉमिक्स। आज तक हमने थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर है, जो कंज्यूमर बिहेवियर की थ्योरी है, उसमें हमने पढ़ा है। हमने कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस पढ़ा, ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस पढ़ा, बजट के बारे में हमने पढ़ा, हमने ऑप्टिमल चॉइस ऑफ कंज्यूमर है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ा, इंडिफरेंस करो के बारे में हमने पढ़ा। और इंडिफरेंस करो में हमने एक चीज देखी कि जो बजट लाइन और इंडिफरेंस करो से हमें मिला कि हम कैसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ऑप्टिमल चॉइस ऑफ कंज्यूमर, कि कंज्यूमर कौन सी बंडल चूज करेगा, क्या खरीदना पसंद करेगा कंज्यूमर, वो हमने देखा। जैसे हमने ऐसे एक्स कमोडिटी, वाई कमोडिटी, ठीक है, और यहाँ पे हमने बजट लाइन ड्रॉ की और हमने बोला कि नॉर्मल गुड्स के लिए जहां पे ये बजट लाइन इंडिफरेंस करो को टेंजेंट होगी, वही पॉइंट कंज्यूमर ऑप्टिमली चूज करेगा, ऑप्टिमम चॉइस होगी वो कंज्यूमर की। आज हम देखेंगे अगर प्राइस चेंज होता है गुड्स का, प्राइस ऑफ गुड्स चेंज होता है, ठीक है, तो उससे जो ये ऑप्टिमल चॉइस ऑफ कंज्यूमर है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, हम पढ़ेंगे आज लॉ ऑफ डिमांड एंड डिमांड फंक्शन। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड एंड डिमांड फंक्शन। इससे पहले हम देखेंगे डिमांड क्या होती है। डिमांड, अगर डिजायर हो, विलिंगनेस हो किसी चीज को पाने की, ठीक है, अगर किसी चीज को कंज्यूमर की डिजायर है किसी चीज को कंज्यूम करने की, तो इसका मतलब नहीं है कि उसकी डिमांड है। उसके लिए डिमांड तब होगी जब दो चीजें होगी, एक विलिंगनेस होगी और एबिलिटी होगी। एक पर्टिकुलर क्वांटिटी, एक पर्टिकुलर अमाउंट, जब कंज्यूमर की विलिंगनेस भी हो और एबिलिटी हो एक पर्टिकुलर किसी भी कमोडिटी का कोई भी पर्टिकुलर अमाउंट लेने के लिए, हम कहेंगे कंज्यूमर की डिमांड है उसके लिए। ठीक है, डिमांड इज द विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू get a particular commodity by a consumer. Okay, willingness and ability of a consumer to get a particular commodity is called a demand for that commodity. ठीक है, ये जो क्वांटिटी डिमांडेड है, क्यूडी, किसी भी कमोडिटी का क्वांटिटी डिमांडेड है, ये कुछ चीजों पे, कुछ वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है। सबसे पहले ये डिपेंड करता है प्राइस ऑफ कमोडिटी पे। ठीक है, ये जो कमोडिटी सी है उस पे प्राइस, उसके प्राइस पे डिपेंड करता है। जो रिलेटेड गुड्स हैं इस कमोडिटी के, जो अदर गुड्स है मार्केट में, उनकी प्राइस पे डिपेंड करता है। कंज्यूमर की इनकम पे डिपेंड करता है, और ये डिपेंड करता है कंज्यूमर के टेस्ट्स और प्रेफरेंसेस पे। ठीक है, किसी भी कंज्यूमर की एबिलिटी और विलिंगनेस किसी भी चीज को, किसी भी पर्टिकुलर क्वांटिटी, किसी भी चीज की पर्टिकुलर क्वांटिटी को लेने की, उसको कहते हैं डिमांड। ठीक है, द एबिलिटी एंड विलिंगनेस ऑफ अ कंज्यूमर टू गेट अ पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ समथिंग इज कॉल्ड अ डिमांड फॉर दैट थिंग। ठीक है, that demand, that quantity demanded for of a commodity is dependent on the price of commodity, the price of related commodities, the consumer income, tastes and preferences of consumer. ठीक है, if we keep all other variables except price of the commodity constant, then we get a relation that's called a demand function. Then we will get QD, quantity demanded is function of price. This is called a demand
function. Then quantity demanded is function of price. Okay. And when we derive the relation between the quantity demanded and price for normal goods, for most of the goods in general, for most of the goods, for normal goods, there is an inverse relation, that means a negative relation between price of the commodity and quantity demanded of commodity. That means there is negative relation. What does that mean? That means if we increase the price of commodity, its demand decreases. Inversely, if we decrease the price of the commodity, it is quantity demanded increase. That's called an inverse relationship. Okay, we can show this by a graph. So law of demand states that there is an inverse relation, there is a negative relation between quantity demanded of a good and its price. Quantity demanded of a good and its price, there is negative relationship. Price of commodity denoted by Px, quantity demanded denoted by Qd. So what law of demand states? Law of demand states that there is a negative inverse relationship between price of good and its quantity demanded. That means if price is increased, the quantity demanded will decrease. And if price is decreased, quantity demanded will increase. We can show this by a graph. Here, if we observe this price of good, Px, it is an independent variable. It doesn't depend on the quantity demanded. It's an independent variable. So it doesn't depend on the quantity demanded. So it is independent variable. That variable which doesn't depend on the change of other variables is called independent variable. And this quantity demanded, since it depends on the price of the good. So since it depends on the price of good, so it is quantity demanded is dependent variable. In economics, generally in mathematics, we show independent variable on this x-axis, horizontal axis, and dependent variable on y-axis. But in economics, like in this law of demand, we show the quantity demanded, which is a dependent variable on the x-axis, and price of good, which is an independent variable on the y-axis. We obtain a demand curve like this. That means at this price, at this particular price, the quantity demanded is this. At this particular price. At this particular price, quantity demanded is this. For example, Qx, Px. As price decreases, the quantity demanded increases. As you can see from this graph. So there is negative relationship between quantity demanded and price of the good. Keeping all other things constant means price of related goods, income of consumer tastes and preference. If we keep all the other things constant and we change only the price of the good in about which we study the demand function, then we will obtain an inverse relationship between quantity demanded and price of the good, as evident from the graph. Now we will see how to derive this demand function or the law of demand from indifference curve and budget constraint. Means if we keep the budget constant, how we can obtain this demand curve from indifference curve and with a constant budget. As we have seen, optimally the demand of the consumer will be on the budget line with a particular budget, and the point will be on the tangent of budget line to the indifference curve for normal goods. Okay, so this point, optimal point, the quantity demand optimally will be at this. What will happen as we change
First we will see with the decrease in price. What will happen with the decrease in price? As we have already I have told you, already मैंने आपको बताया कि जो यहां से यहां तक की दूरी है, आप लास्ट लेक्चर जो है मैं वहां पे आप देख सकते हैं, जो यहां से यहां तक की डिस्टेंस है इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट. हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट जो इक्वेशन ऑफ बजट लाइन, वहां से हमने निकाला था कि जो ये हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट है, ये हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट होता है इक्वल टू m/px. अगर हम प्राइस ऑफ कमोडिटी जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं, जिसकी हमें डिमांड करो निकालनी है, उसका हम px प्राइस लेते हैं, और अगर हम बजट जो हमारे पास है वो हम m लेते हैं, उस टाइम जो हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट है यहाँ से यहाँ की दूरी वो होगी इक्वल टू m/px. वो हमने इक्वेशन ऑफ बजट लाइन से निकाला है. पिछले लेक्चर से आप देख सकते हैं, जो बजट लाइन जो लेक्चर है मेरा, बजट लाइन एंड चेंजेस इन बजट लाइन, वहां से आप देख सकते हैं. ठीक है, या कंज्यूमर बजट एक और लेक्चर है, वहां से आप देख सकते हैं कि ये कैसे मैं निकालता हूं ये जो हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट है. ये हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट जो है ये होता है इक्वल टू m/px, मतलब यहां से यहां की दूरी. ठीक है, अगर ये px डिक्रीज होता है, ये हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट क्यों क्या होगा, ये इंक्रीज होगा. मतलब वर्टिकल इंटरसेप्ट कांस्टेंट होता है, मतलब ये यहां से यहां तक जो है ये इसको कहते हैं वर्टिकल इंटरसेप्ट, ये कांस्टेंट रहता है. बट जब प्राइस ऑफ कमोडिटी इन क्वेश्चन, प्राइस ऑफ कमोडिटी अबाउट व्हिच वी आर स्टडीइंग, इफ दैट प्राइस decreases, first we will decrease, then we will see what happens when it increases. First we will see what will happen if the price of the commodity decreases. If it decreases, m/px, the horizontal intercept, the distance from this and this, suppose it is a, this a will increase when price decreases, because price is in the denominator side. So if price decreases, this a will increase. Suppose this a will increase from a to a1. This budget line will become flatter. So it will, this equilibrium point will come on some higher indifference curve. Suppose this. Suppose this, and you can see the quantity demanded of the good increases. How it increases? For example, when at this indifference curve, the quantity demand of the good in question will be more, because this is higher indifference curve. When price of this good decreases, the quantity demand of this good increases. See how? If this point, if here we will draw corresponding demand curve for the commodity X, okay, whose price is Px. Okay, for example, this point is represented here. Okay, and this is quantity demanded of X, and this is Px. When price is Px, here, price Px is at this point, quantity demand will be this. Okay, when price decreases from when price Px decreases, this horizontal intercept increases, leading this budget line, leading flattening of this budget line, and there will be, this budget line will be on the higher indifference curve. So this here will be the quantity of demanded, here the quantity of demand will be here, which will be more, the quantity demand will be more. So this, if this corresponds, for example, to Q1, this will correspond to Q2, this will correspond to Q2. The quantity demand here will be, if it is Q1, and here it will be Q2. This Q2 will be more than Q1. Why? Because this Q2 is on higher indifference curve. So if here quantity demand is Q1, it is Px1, Q1. So if it is Px2, then quantity demand will be here, Qx2, because it will be more. Why it will be more? Because budget line will get flattened and it will be taken to some higher indifference curve. Same will be the case if A1. If price decreases further, this will get more flattener like this, and it will come on some other indifference curve which will be higher, and here the quantity Q3 will be more. For example, if it is
this intercept is A3 and this will be tangent to some higher indifference curve where the quantity demanded of this good whose demand curve is to be derived will be more. So if it is if it is the quantity demanded of this good X is Q3, this Q3 will be more. Why it will be more? Because it is on higher indifference curve. Like Px. So as the price decreases, quantity demanded will be increased. What will happen if price increase? If price increase, this horizontal intercept will decrease, because if price increases, this price is on the denominator side, this horizontal intercept will decrease. This budget line will be like this, A dash for example, and this will be tangent to some indifference curve which is inner, which is lower indifference curve, and here the quantity demanded of the good will be less. If there is Px dash for example, price here Px dash, this quantity demand will also be lower. Why quantity demand will be lower? Because this will be on lower indifference curve. Price increases, so quantity demand decreases. Why quantity demand decreases? Because budget line will become steeper. Budget line will become steeper and it will be tangent to some lower indifference curve where the quantity of the particular good Q will be lower. Why it will be lower? Because it is on the lower indifference curve. So this leads to the derivation of the indifference. This leads to the derivation of demand curve from indifference curve and budget constraints. This is how it is derived mathematically from indifference curve and budget constraint with constant budget and with indifference curve for normal goods. How this demand curve for normal goods is derived. This is simple. This is quite simple. How it is quite simple? Because this can be explained when price decreases, price of a good decreases, the disposable real income of the consumer, purchasing power of the consumer increases with the decrease in price of the good. जब भी प्राइस ऑफ गुड का प्राइस, किसी भी कमोडिटी का प्राइस कम होता है, उससे क्या होता है? अगर कंज्यूमर के पास 50 रुपए फॉर एग्जाम्पल, इस गुड का जो प्राइस है वो कम हुआ, इसका मतलब 50 रुपए में कंज्यूमर ज्यादा खरीद पाएगा क्योंकि गुड का प्राइस कम हुआ, तो इसकी डिमांड भी इंक्रीज होगी. मतलब जो इनकम अवेलेबल होता है कंज्यूमर के पास खर्चने के लिए वो ज्यादा होता है. कैसे ज्यादा होता है? क्योंकि पहले इसकी प्राइस 5 रुपए थी तो कंज्यूमर 2 ले पाता था. अब इसकी प्राइस फॉर एग्जाम्पल 2 रुपए होगी, कंज्यूमर कितनी ले पाएगा? ज्यादा ले पाएगा ऑब्वियसली. ठीक है. अगर इसकी प्राइस फॉर एग्जाम्पल 5 रुपए थी, कस्टमर के पास थे 20 रुपए, ये तो कंज्यूमर 5 रुपए के प्राइस पे सिर्फ 4 ही ले पाता था. अब 2 रुपए की प्राइस है तो कंज्यूमर 10 ले पाएगा. ठीक है. तो प्राइस के डिक्रीज होने से क्वांटिटी इंक्रीज हो गई. ठीक है. क्यों क्वांटिटी इंक्रीज हो गई? क्योंकि जब इसने पहले 5 के प्राइस पे 4 लेता था, अब जब इसने 4 लिए 2 रुपए के प्राइस पे तो 8 रुपए, तो इसके पास कितने रुपए बच गए? 12 रुपए. उन 12 रुपए में और ले सकते हैं क्योंकि इनकम जो अवेलेबल रहता है कंज्यूमर के पास, जब प्राइस डिक्रीज होता है किसी भी क्वांटिटी का, वो और ले पाता है क्योंकि अवेलेबल इनकम जो है वो इंक्रीज होता है. कैसे इंक्रीज होता है? क्योंकि प्राइस डिक्रीज होता है क्वांटिटी का. ठीक है. दूसरा इसको कहते हैं इनकम इफेक्ट. इनकम इफेक्ट की वजह से जब भी क्वांटिटी का प्राइस डिक्रीज होता है उसकी डिमांड इंक्रीज होती है. ठीक है. दूसरा होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है? जब अगर भी किसी भी कमोडिटी का क्लोज सब्स्टिट्यूट है, मतलब दो कमोडिटीज हैं एक्स और वाई, अगर इसका प्राइस इंक्रीज होता है तो कंज्यूमर वाई पे शिफ्ट कर सकते हैं क्योंकि वाई इसका सब्स्टिट्यूट है. ठीक है. तो मतलब एक्स के बदले वो वाई यूज कर सकते हैं. जैसे टी और कॉफी. ठीक है. दो सब्स्टिट्यूट्स हैं, तो अगर टी का प्राइस इंक्रीज हुआ तो कंज्यूमर कॉफी पीना पसंद करेगा क्योंकि टी महंगी है. ठीक है. इसी तरह से यहां पे अगर इसका प्राइस डिक्रीज होता है, इसकी क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज कैसे होगी? फॉर एग्जांपल अगर इसका प्राइस कुछ है, फॉर एग्जांपल 2 रुपए है, इसका प्राइस फॉर एग्जांपल पहले 10 रुपए है,
ठीक है। इसका प्राइस भी 10 रुपए है, ठीक है। इसका प्राइस हम कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है। इसका प्राइस चेंज करेंगे। अब इसका प्राइस हो गया 5 रुपए, ठीक है। क्योंकि इसका प्राइस 10 रुपए है, ये 5 रुपए की हो गई, इसके बदले ये यूज कर सकता है कंज्यूमर, तो इसकी क्वांटिटी कंज्यूमर ऑटोमेटिकली ज्यादा कंज्यूम करेगा क्योंकि इसका प्राइस कम हुआ, ठीक है। क्योंकि ये और ये इसको ऑलमोस्ट इक्वल सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करते हैं क्योंकि सबस्टिट्यूट है, ठीक है। अगर क्लोज सबस्टिट्यूट है मतलब इसके बदले ये यूज कर सकते हैं, क्योंकि सबस्टिट्यूशन इफेक्ट में क्वांटिटी डिमांड क्यों इंक्रीज होते हैं, क्योंकि जो कंज्यूमर इसका सबस्टिट्यूट यूज करता था पहले, अब वो यही कमोडिटी यूज करेगा क्योंकि इसका प्राइस डिक्रीज हुआ। इसको कहते हैं सबस्टिट्यूशन इफेक्ट, ठीक है। जो डिमांड करो है ये एक लीनियर डिमांड करो है। लीनियर डिमांड करो का क्या मतलब है, ठीक है। लीनियर डिमांड करो का मतलब है जो भी लीनियर इक्वेशन आपने पढ़ी होगी, मैथ जो 10th क्लास में 9th क्लास में पढ़ते हैं, लीनियर इक्वेशन जो हमें जो मिलती है करो उसको कहते हैं लीनियर करो। लीनियर डिमांड करो का क्या मतलब है, अगर प्राइस जिस प्रोपोर्शन से प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होगा उसी प्रोपोर्शन से क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज या डिक्रीज होगी। फॉर एग्जांपल अगर क्वांटिटी डिमांडेड क्यूडी है, प्राइस पीएक्स है, अगर ये प्राइस पहले 10 रुपए है और क्वांटिटी डिमांडेड 2 रुपए है, अगर प्राइस 8 रुपए होगा ये भी बाय 2 यूनिट्स ही इंक्रीज या डिक्रीज होगा, ठीक है। क्योंकि ये डिक्रीज होता है, नेगेटिव स्लोप है, इसलिए ये क्योंकि ये विथ इंक्रीज इन प्राइस डिक्रीज होता है और विथ डिक्रीज इन प्राइस इंक्रीज होता है, क्योंकि प्राइस 2 यूनिट्स के साथ डिक्रीज हुआ ये भी 2 यूनिट्स के साथ इंक्रीज होगा। इसको कहते हैं सेम प्रोपोर्शन, यानी लीनियर डिमांड करो, सेम प्रोपोर्शन के साथ इंक्रीज या डिक्रीज होना, ठीक है। ये डिक्रीज होता है बाय सेम प्रोपोर्शन। अगर ये 6 होता है बाय और 2 यूनिट्स के साथ इंक्रीज या डिक्रीज होगा, ये डिक्रीज हुआ और 2 यूनिट्स के साथ, ये भी इंक्रीज होगा और 2 यूनिट्स के साथ, ठीक है। लाइकवाइज ऐसे ये इंक्रीज या डिक्रीज होगा, ये 4 होगा ये 8 होगा। मतलब लीनियर डिमांड करो का मतलब है कि सेम प्रोपोर्शन से ये डिक्रीज होता है। अगर जिस प्रोपोर्शन से प्राइस इंक्रीज हुआ उसी प्रोपोर्शन से क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होगी। जिस प्रोपोर्शन से प्राइस डिक्रीज होगा उसी प्रोपोर्शन से क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होगी, और जिस प्रोपोर्शन से प्राइस इंक्रीज होगा उसी प्रोपोर्शन से क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होगी। इसको कहते हैं लीनियर डिमांड करो। लीनियर इक्वेशन की जो लीनियर जो कर्व है उसकी इक्वेशन आपको पता होगी, वो होती है आपने पढ़ी होगी ax प्लस bx प्लस सी, सॉरी ax प्लस by प्लस सी। ये होती है इक्वेशन इन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। हमारे पास भी 2 ही वेरिएबल हैं, एक क्वांटिटी डिमांड है और दूसरा प्राइस है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स आपने 10th क्लास मैट्रिक क्लास या 9th क्लास में पढ़ी होगी, वहां पे ऐसी इक्वेशन हमें मिलती है ax प्लस b प्लस सी। अगर हम इसको थोड़ा रीअरेंज करें, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ax प्लस by प्लस टोटल माइनस सी, और अगर हम यहाँ पे पहले माइनस लिखते हैं तो ये प्लस सी बन जाएगा। यहाँ पे माइनस प्लस का, ठीक है, ये रिलेशन कैसी है, माइनस प्लस हमें यही दिखाता है कि इनकी रिलेशन क्या है। अगर नेगेटिव रिलेशन है तो कभी माइनस आ सकते हैं, पॉजिटिव रिलेशन है तो वहां प्लस आ सकते हैं। तो माइनस प्लस इसकी शेप आप देख लीजिए, जो इसकी शक्ल है, इस रिलेशन की शक्ल है, वही उसी शक्ल की रिलेशन हमें यहाँ मिलेगी, ठीक है। जैसे यहाँ वेरिएबल 2 है, एक x है दूसरा y है, मतलब एक अगर हम प्राइस दें, इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्राइस लें, x यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y है डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। सेम रिलेशन हमें मिलती है डिमांड फंक्शन में। डिमांड जो लीनियर डिमांड फंक्शन है, लीनियर डिमांड कर रहे हैं, उसकी जो फंक्शन है, उसकी जो रिलेशन है वो भी सेम है। उसकी रिलेशन क्या है, उसकी रिलेशन है क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांड यानी डिपेंडेंट वेरिएबल, वो इक्वल टू है ए प्लस बीपी। यहां भी 2 ही वेरिएबल्स हैं, ठीक है। ये सी ये कांस्टेंट है, ठीक है, ये है और ये क्वांटिटी डिमांड।
ए प्लस बीपी। ठीक है, ये कौन फंक्शन है, ए प्लस बीपी है, क्वांटिटी डिमांडेड ए प्लस बीपी, क्यूडी इक्वल टू ए प्लस बीपी। ये क्यूडी क्या है, ये ए क्या है, ये बी क्या है, ये पी क्या है, ये लीनियर इक्वेशन ही है। ठीक है, और दो वेरिएबल्स में है, ये दो वेरिएबल्स हमारे पास है, क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस। ठीक है, क्वांटिटी डिमांड डिपेंडेंट वेरिएबल है, प्राइस है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जैसे यहाँ पे है। ठीक है, ये कोएफिशिएंट है यहाँ इसका बी, कि यहाँ इसका कोई कोएफिशिएंट नहीं है, मतलब 1 है कोएफिशिएंट इसका, बी यहाँ पे इक्वल टू 1 है। ठीक है, जैसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होती हैं, सेम हमें यहाँ पे भी इक्वेशन होते हैं, क्योंकि ये लीनियर डिमांड कर्व है, इसलिए हम इसकी इक्वेशन भी एक लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल्स में, जिसपे हमें क्वांटिटी डिमांड इक्वल होता है ए प्लस बीपी। ठीक है, और ये जो बी है, ये चूंकि नेगेटिव रिलेशन है, एक इंक्रीज होता है दूसरा वेरिएबल डिक्रीज होता है, इसलिए ये जो बी है हमें नेगेटिव आता है, मतलब नेगेटिव स्लोप इसका आता है। ठीक है, यहाँ पे क्यूडी क्वांटिटी डिमांडेड है, इसको कहते हैं हम ऑटोनॉमस डिमांड। ऑटोनॉमस डिमांड। ठीक है, ये जब प्राइस 0 होता है तब कितनी डिमांड होती है, ये वो डिटरमाइन करता है। मतलब प्राइस अगर यहाँ पे हम 0 रखें तो उस टाइम क्वांटिटी डिमांड कितनी होगी, वही ए होता है। अगर यहाँ पी की वैल्यू 0 रखें, क्यूडी ए के बराबर आएगा। मतलब जब प्राइस 0 हो तब कितनी डिमांड होगी, वो ए होता है, यानी ऑटोनॉमस डिमांड। ये हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट होता है। कैसे होता है ये मैं आपको बताऊंगा। डिमांड करो की हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट के बारे में बात करो। और ये जो बी होता है, ये इक्वल होता है रेशियो ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस। और ये नेगेटिव होता है, क्योंकि स्लोप नेगेटिव है। एक अगर क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होगी, इसका मतलब है चेंज इन प्राइस डिक्रीज होगा। मतलब अगर ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, इसका वैल्यू नेगेटिव आएगा। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल ये क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो गई, मतलब 3 से 4 हो गया, इसका मतलब क्या है, प्राइस डिक्रीज हुआ होगा, मतलब 4 से 3 हुआ होगा, या 3 से 2 हुआ होगा। ठीक है, मतलब अगर ये देखिए -1 इसका वैल्यू आएगा। ठीक है, 3 - 4 हो गया -1, तो मतलब इसकी वैल्यू जो इसकी वैल्यू नेगेटिव आती है। मतलब ये जो है बी, ये स्लोप है किसका, डिमांड करो का। ये रेशियो, ये हमें देता है रेशियो ऑफ क्वांटिटी डिमांड टू द यूनिट चेंज इन प्राइस, रेशियो ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांड टू द चेंज इन प्राइस, और इसका वैल्यू नेगेटिव आता है। ठीक है, क्योंकि एक क्वांटिटी इंक्रीज होती है, दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज होती है, इसलिए इसका वैल्यू नेगेटिव आता है। ये हो गया बी की बात। और ये जो पी है, ये है प्राइस ऑफ द कमोडिटी, जिसका हमें डिमांड करो निकालना है, उसका प्राइस। ठीक है, अब मैंने की थी इंटरसेप्ट की बात, जो मैंने आपको बोला था जो ए है ये इंटरसेप्ट है। ये डिमांड वहां तब, ये डिमांड तब दिखाता है ए इज इक्वल टू डिमांड एट द टाइम व्हेन प्राइस इज 0। देख लीजिए, यहां से हम प्राइस लेंगे, यहां से हम क्यूडी क्वांटिटी डिमांड लेंगे। जब प्राइस 0 होगा, फॉर एग्जांपल उस टाइम क्वांटिटी डिमांड ये है 0 प्राइस पे, हम कोई भी ऑटोनॉमस खुद से लेते हैं, एक क्वांटिटी डिमांड होगी प्राइस 0 प्राइस पे, हम इसको बोलते हैं ए। ठीक है, जब प्राइस 0 होगा, क्यूडी विल बी इक्वल टू ए, मतलब क्वांटिटी डिमांडेड ए होगा। ठीक है, यही होता है हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट। यहां से यहां तक की दूरी डिमांड करो, जहां यहां से यहां पे टच करेगा, वहीं से जब हम प्राइस इंक्रीज करते करते जाएंगे, प्राइस इंक्रीज करते करते जाएंगे, डिमांड डिक्रीज होगी। ठीक है, 0 प्राइस से हम ऊपर जाएंगे, यहां से डिमांड डिक्रीज होगी। ठीक है, और जब प्राइस होगा इक्वल टू, ये जो प्राइस इक्वल टू होगा ए बाई बी, तब डिमांड कितनी होगी हम देखते हैं। क्यूडी इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए बाई बी। पी का वैल्यू ए बाई बी, बी एंड बी कैंसिल हो गया, और यहाँ पे जो वैल्यू है इसका माइनस आएगा, किसका, ये जो स्लोप है इसका वैल्यू माइनस आएगा। विद द रिजल्ट ये इक्वेशन माइनस हो जाएगी। जो मैंने आपको बताया, जो ये बी स्लोप ये माइनस आएगा, डेल क्यू बाई डेल पी, ये इसका वैल्यू माइनस आएगा। विद रिजल्ट ये इक्वेशन बन जाएगी ए माइनस बी पी। मैं आपको दिखाता हूं फिर से।
ये जो वैल्यू है ना बी का ये माइनस आ जाएगा, सिंपली ये माइनस आ जाएगा, मतलब क्यू डी इक्वल होगा ए माइनस बी पी। ठीक है, क्यू डी इक्वल होगा ए माइनस बी पी। विद रिजल्ट अगर हम पी का वैल्यू यहाँ पे ए बाई बी रखेंगे, क्यू डी इक्वल टू हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए बाई बी। बी और बी कैंसिल होगा, क्यू डी इक्वल होगा ए माइनस ए। ये नेगेटिव क्यों आता है, क्योंकि नेगेटिव स्लोप होता है डिमांड कर्व का, तो क्यू डी जीरो होगा। मतलब क्यू डी कब जीरो होगा, ये क्वांटिटी डिमांडेड जीरो कब होगा, जब प्राइस यहां पे लेते हैं हम एक्सट्रीम पॉइंट ए बाई बी। जब प्राइस ए बाई बी के बराबर होगा तब क्वांटिटी डिमांडेड जीरो होगी। मतलब ये वर्टिकल इंटरसेप्ट इक्वल टू होगा ए बाई बी। ये इन दो पॉइंट्स को हम जोड़ेंगे तो हमें डिमांड कर्व मिल जाएगी। मतलब जब क्वांटिटी डिमांडेड प्राइस जीरो होगा तब एक ऑटोनॉमस डिमांड होगी, वो होगी ए हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट के बराबर। और जब प्राइस ए बाई बी होगा तब क्वांटिटी डिमांड होगी जीरो, तो वो यहाँ पे एक वर्टिकल इंटरसेप्ट लेंगे हाईएस्ट पॉइंट जहां पे क्वांटिटी डिमांडेड जीरो होगी। जो बीच का जो भी होगा वो रिलेशन डिफाइन करेगा प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड के बीच का। ठीक है, जब भी प्राइस इंक्रीज होता जाएगा क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज होगी। ये हो गई लीनियर डिमांड कर्व। ठीक है, क्योंकि डिमांड फंक्शन जो इनके रिलेशन है एक लीनियर रिलेशन है इनके बीच में, तो इसकी जो इक्वेशन बनती है एक लीनियर इक्वेशन बनती है, लीनियर डिमांड फंक्शन होती है बिटवीन क्वांटिटी डिमांड एंड प्राइस ऑफ द गुड। होप आज का लेक्चर है क्वाइट मैथमेटिकल था, थोड़ी मैथमेटिकल नॉलेज होनी चाहिए इसके लिए। ठीक है, आप रिवाइज करिए, फिर से आप इस लेक्चर को देखें, आई होप आपको ये समझ आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज लेक्चर। बाय।